everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सेकेंड ईयर बॉटनी का टारगेट पेपर को सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले ही वीडियो से जो टारगेट पेपर है वो सॉल्व करने का जो सिलसिला है हमने जारी रखा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि सेकेंड ईयर बॉटनी के जो हैं वो टारगेट पेपर्स अपलोड हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जो लास्ट वीडियोस हैं वहाँ पर जो सेकेंड ईयर बॉटनी का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें दो पार्ट्स में सॉल्व किया गया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और प्लेलिस्ट पर भी मौजूद हैं। तो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की भी सॉल्व जितने भी आंसर्स हैं विद एक्सप्लेनेशन, और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन की गई है, एक घंटे के जो लेक्चर्स हैं ये, और आप अच्छे से उसको समझ भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम लोग हल करेंगे जो कि सेकेंड ईयर बॉटनी के हैं और जो कि टारगेट पेपर में मौजूद हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी तो मैंने सोचा कि सेकेंड ईयर बॉटनी के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो भाई पहला सवाल है आपके पास, अगर आपने इसका टारगेट पेपर नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट पेपर वॉच कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से जो सवालात हैं वो टारगेट पेपर में हैं, और फिर यहाँ पर आइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वेश्चन आपका जो टारगेट पेपर में मौजूद है, व्हाट इज़ कैरियोटाइप। तो द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम्स विच एन इंडिविजुअल पोजेस इज कॉल्ड कैरियोटाइप विच में डिफर ग्रेटली इन डिफरेंट स्पीशीज़ और इवन इन द सेम स्पीशीज़। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स तादाद तो सेम होती है लेकिन क्रोमोसोम्स की ना शेप थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं हर एक की। इसी वजह से जो सीक्वेंस होता है ना क्रोमोसोम का, जो सीक्वेंस लगा होता है क्रोमोसोम्स का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी वजह से जो जितने भी इंसान हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, और इसी को जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम्स और जो कि एक इंडिविजुअल के पास होता है उससे क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। अभी मैंने बताया विच में डिफर ग्रेटली इन डिफरेंट स्पीशीज़ और इवन इन द सेम स्पीशीज़। यहाँ तक कि सेम स्पीशीज़ में भी ये जो कैरियोटाइप होता है ये डिफरेंट होता है। पर्पज़ ऑफ डूइंग कैरियोटाइप, कैरियोटाइप करने का पर्पज़ क्या है। An individual is examined to determine the sex of that species and genetic abnormalities of those। एक सेकंड में इसका कैमरा सेट कर लूँ। हाँ, of those which arise by the addition or loss of chromosomes। अच्छा, किसी भी स्पीशीज़ का जेंडर मालूम करने के लिए या उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो मालूम करने के लिए उसका कैरियोटाइप किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। डिफाइन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, राइट नेम्स ऑफ काइंड्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहले आपने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसकी जो काइंड्स हैं उसके नाम लिखने हैं। इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कॉल्ड पेडंकल कंटिन्यूस टू ग्रो। अच्छा, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है जिसको पेडंकल कहते हैं वो जो है वो ग्रो करता रहता है। द फ्लावर डेवलप्स इन एक्रोपेटल सक्सेशन एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीपिटल। और जो प्लांट डेवलप होता है वो एक्रोपेटल सक्सेशन में होता है और इसकी ओपनिंग को क्या कहा जाता है, इसकी ओपनिंग क्या होती है, सेंट्रीपिटल ओपनिंग होती है। और कितने तरह की रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होती हैं, पेडंकल एलोंगेटेड जिसमें आ जाता है रेसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स एंड स्पाइकलेट। फिर आ जाता है पेडंकल शॉर्टेंड जो होता है वो उसमें आ जाता है कॉरम या अम्बेल। फिर सी पार्ट में है पेडंकल फ्लैटेंड जिसमें है हेड और कैपिट्यूलम। फिर आ जाता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ लिया। अब है राइट अ नोट ऑन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस एंड्स इनटू फ्लावर सो सून स्टॉप ग्रोइंग। अच्छा, जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसका मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर के अंदर एंड हो जाता है, इसलिए वो ग्रो होना स्टॉप हो जाता है। लेकिन रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू करता है, ग्रोथ को अपनी कंटिन्यू करता है। द फ्लावर इज डेवलप इन बेसिपेटल सक्सेशन। अच्छा, इसका मतलब कि बिल्कुल उल्टा है। जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है। उसमें क्या होता है, उसमें था एक्रोपेटल सक्सेशन और इसमें क्या है, बेसिपेटल सक्सेशन। एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल। वहाँ पर सेंट्रीपिटल था और यहाँ पर ओपनिंग ऑफ फ्लावर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है। और बाकी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इन किस्म की हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यूनिपेरस काइम। मेन एक्सिस एंड्स इनटू फ्लावर and produce only one lateral branch which again ends in a flower. This succeeding lateral branches again follows the
सेम मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यूनिपेरस जो कायम है उसमें ये होता है कि जो फ्लावर है उसकी एक लेटरल ब्रांच निकलती है, फिर उस ब्रांच से भी दूसरी ब्रांच निकलती है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलिकॉइड पढ़ लेते हैं। इफ़ सक्सीडिंग लेटरल ब्रांचेज आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम साइड इट इज़ टर्म्ड एज हेलिकॉइड। अच्छा, अगर देखें ये फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रेट मैंने बताया ना, ये फ्लावर है, ठीक है, ये मेन एक्सिस है, ये फ्लावर है। अब एक ही साइड पर आप देखें कि दूसरी साइड पर इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है। तो अगर कोई भी फ्लावर की एक ही साइड पर ब्रांच होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हेलिकॉइड फ्लावर कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सनड्यू इज़ द मेन एग्जांपल। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा एक मैंने छोटा सा लिखा है, मैं लिखना वो भूल गया था, तो वो मैंने ऊपर छोटा सा लिखा है, वो भी आपको बता देता हूँ। हाँ, तो सेकंड जो है आपके पास वो है स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड इफ द लेटरल सक्सीडिंग ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन ऑल्टरनेटिंग साइड्स देन इट इज़ टर्म्ड एज स्कॉर्पियोइड। अच्छा, इसमें क्या है कि स्कॉर्पियोइड ऐसे होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि फ्लावर के दोनों एंड्स पर जो हैं वो ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो इसको ऐसे फ्लावर जिनके दोनों साइडों पर ब्रांचेस निकली हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्कॉर्पियोइड। और इनके एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? कॉटन और या फॉरगेट मी नॉट। फॉरगेट मी नॉट भी एक फ्लावर का नाम है, इसलिए परेशान मत होइएगा। फिर सेकंड पर आता है बायपैरास्काइम। बायपैरास्काइम क्या है? मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर and produce 2 lateral branches which again ends in a flower. The succeeding lateral branches again follows the same mode of producing flowers. तो भाई ये जो बायपैरास्काइम है इसकी डायग्राम तो नहीं बनी, तो मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये पेन नहीं चल रहा, एक सेकंड में मैं दूसरा पेन लेके आता हूँ। अच्छा, तो इस वाले बायपैरास्काइम है, इसमें ये होता है, जैसे ये देखिए फॉर एग्जांपल ये मैंने बना दिया, एक फ्लावर बना दिया, और यहाँ पर क्या है, दोनों साइडों पर जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रांचेस, ऐसे फ्लावर होते हैं ना, यहाँ पर ब्रांचेस निकली। अब इसमें क्या है, इस वाले में ये है कि जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर से भी दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे करके। तो इन्हें क्या कहा जाता है? बायपैरास्काइम कहा जाता है। तो जिसके एग्जांपल क्या है? पिंक, नाइट या जैस्मिन, ये फ्लावर्स के नाम हैं, तो ये आपको एग्जांपल भी दे दी। फिर मल्टीपैरास्काइम क्या है? मेन एक्सिस एंड्स इनटू अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस मोर देन 2 लेटरल ब्रांचेस। इसमें क्या है, इसमें जो मेन जो है फ्लावर है वो है 2 लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है, मतलब कि बहुत सारी इसके अंदर एक फ्लावर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जिसकी एग्जांपल है कैलीट्रोपिस इज़ द मेन एग्जांपल। तो यहाँ तक ये आपका सवाल था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो पॉलन ट्यूब कैरिंग 2 मेल गैमेट्स पेनिट्रेट्स थ्रू द वॉल ऑफ स्टाइल एंड ओवरी इनटू ओव्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब के अंदर 2 तरह के मेल गैमेट्स होते हैं, और वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिट्रेट करता है वॉल ऑफ स्टाइल एंड ओवरी इनटू ओव्यूल। यहाँ से मतलब कि वॉल ऑफ स्टाइल से उसके ओवरी के अंदर जाता है, ओवरी के अंदर पेनिट्रेट करता है, और फिर ओवरी से ओव्यूल के अंदर वो जो है पेनिट्रेट कर जाता है। क्या पॉलन ट्यूब। फिर है पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल एंड एंटर्स द एम्ब्रियो सैक। अच्छा, अब ओव्यूल में यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि ओव्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाता है? वॉल ऑफ स्टाइल में जाता है, फिर ओवरी में एंटर होता है, ओवरी में एंटर होने के बाद ओव्यूल में जाता है। फिर ओव्यूल के बाद क्या करता है? ओव्यूल में जाने के बाद क्या करता है? जो माइक्रोपाइल होता है ओव्यूल का, वहाँ पे एंटर होके वहाँ से अंदर एंटर होके किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाता है। फिर क्या है? द कॉमन वॉल डिजॉल्व्स एंड 2 मेल गैमेट्स बिकम फ्री। अच्छा, फिर जो उनकी कॉमन वॉल होती है ना पॉलन ट्यूब की एक वॉल होती है जिसके अंदर 2 मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो कॉमन वॉल होती है पॉलन ट्यूब की वो डिज़ोल्व होके हो जाती है, और ये जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, मतलब कि विदाउट वॉल हो जाते हैं। तो फिर है वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद ओवम। अच्छा, एक जो मेल गैमेट है
वो फ्यूज़ हो जाता है ओवम के साथ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ oospore विच डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अच्छा, जब ये एक मेल गैमेट जो है वो ओवम के साथ फ्यूज़ होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक oospore की फॉर्मेशन होती है जो कि किस चीज़ में, एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। और जो सेकंड मेल गैमेट होता है उसका क्या होता है, उसका हम लोग वही पढ़ लेते हैं। तो द सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो क्या करता है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाकर फ्यूज़ होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n विच डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। अच्छा, फिर इसके जब ये मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, जिसे 3n भी कहा जाता है, और जो कि डेवलप होता है एंडोस्पर्म के अंदर। फिर साइनरगेट्स एंड एंटीपोडल सेल्स सोन डिसइंटीग्रेट। अच्छा, साइनरगेट्स और एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज इन दिस प्रोसेस गैमेट्स फ्यूजेस ट्वाइस। अच्छा, अभी हमने पूरा पढ़ा ना कि ये जो दो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे फ्री होते हैं, फिर कैसे फ्यूज़ होके क्या क्या बनता है। तो इसी प्रोसेस को जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो गैमेट्स हैं वो दो बार फ्यूज़ होते हैं। वन मेल गैमेट फ्यूजेज विद ओवम, हमने अभी पढ़ा कि एक मेल गैमेट जो है वो ओवम के साथ फ्यूज़ होता है एंड द अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाकर फ्यूज़ होता है। फिर आ जाता है आफ्टर डबल, हाँ, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट इनक्लोजिंग सीड। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड के अंदर डेवलप हो जाता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट इनक्लोजिंग सीड के अंदर, मतलब कि ऐसे फ्रूट के अंदर जिसके अंदर सीड होता है, ओवरी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा भाई, जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो है रोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सवाल जो है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि ये शॉर्ट में आता है। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। इट स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट विच गिव्स अबाउट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। अच्छा, तो ये जो ऑक्सीजन है ये जो है ये मदद करता है सेल डिवीजन या सेल एनलार्जमेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल का साइज़ होता है, प्लांट का जो सेल होता है वो इंक्रीज़ करता है। सेल डिवीजन ऑल्सो इनिशिएट्स एट कैम्बियम, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन थिकनेस। अच्छा, तो जो सेल डिवीजन होती है ये जो ऑक्सीजन होता है ये कैम्बियम के अंदर भी सेल डिवीजन को अकर करता है या शुरू करता है, या लिख रहा है इनिशिएट का मतलब शुरू करता है। तो सेल डिवीजन को शुरू करता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है थिकनेस के अंदर, उसके अंदर भी जो ऑक्सीजन है हेल्प करता है प्लांट की। फिर सेकेंड पॉइंट है रूट इनिशिएशन। ऑक्सीजन ऑल्सो इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स व्हेन अप्लाइड टू द कट बेस ऑफ स्टेम। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन होता है ये प्लांट की रूट बनाने में भी मदद करता है। फिर थर्ड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन यंग एम्ब्रियो प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस्ड होता है यंग एम्ब्रियो के अंदर, प्लांट के यंग एम्ब्रियो के अंदर, तो वो फ्रूट्स की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। फिर आता है पार्थेनोकार्पी। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी और सीडलेस फ्रूट्स। अच्छा, ऑक्सीजन जो है ये अगर हमने सीडलेस फ्रूट्स हमने उगाने हैं जिसके अंदर सीड्स ना हो, तो वो भी ऐसे जो है फ्रूट्स उनको भी उगाने में ऑक्सीजन जो है वो मदद करता है। फिर नंबर 5 पे है एपिकल डोमिनेंस, जिसका अलग से नोट भी आता है, ये लाजमी याद कीजिएगा। एपिकल डोमिनेंस में क्या है, इन सम प्लांट्स एपिकल बड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। अच्छा, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो एपिकल बर्ड होता है वो लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ है उसको बिल्कुल रोक देता है। व्हेन एपिकल बर्ड इज़ रिमूव्ड, जब एपिकल बर्ड रिमूव हो जाता है, द लेटरल बर्ड्स कंटिन्यू देयर ग्रोथ। और जब ये एपिकल बर्ड बिल्कुल हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो तब जाकर जो लेटरल बर्ड है वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करता है। मतलब कि कहने का ये मतलब है, जब एपिकल बर्ड होगा तो वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को रोक देगा, और जब एपिकल बर्ड नहीं होगा तो लेटरल बर्ड की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि एपिकल जाहिर से डोमिनेंट है ना, एपिकल के होते
होते हुए जो लेटरल बर्ड है वो अपनी ग्रोथ ही रोक देता है, तो इस वजह से एपिकल जो हुआ डोमिनेंट हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है। विच इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ ट्रांसफर्ड डाउनवर्ड्स। अच्छा, जब ऑक्सीजन डाउनवर्ड ट्रांसफ़र होती है इसी वजह से ये सारा काम होता है। जो एपिकल होता है, एपिकल बर्ड होता है, वो जो ऑक्सीजन है उसको नीचे नहीं जाने देता, जिसकी वजह से जो लेटरल बर्ड है उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। फिर ऑप्शन नंबर 6 है वीडिसाइड। ऑक्सीजन आर ऑल्सो वीड किलर्स। ऑक्सीजन जो होते हैं वो वीड किलर्स भी होते हैं। 1,2 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड विच आर यूज टू किल वीड इन लॉन्स एंड सीरियल क्रॉप्स। अच्छा, जो होता है ना, छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं जिसको हम कीड़ियाँ जो होती हैं उसको पता नहीं हम लोग क्या सूंडियाँ बोलते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है वो 1,2 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि ये जो कीड़ियाँ होती हैं जैसे कि दालों के अंदर या चावलों के अंदर आप देखते हैं, तो उनको भी मारने में जो है ये ऑक्सीजन जो है मदद करता है। तो बस यहाँ तक ही वीडिसाइड तक जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा भाई, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जो हमारी पहली वाली वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, वो प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा। तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये आंसर समझाया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर ये जो आप आंसर है उसका आंसर भी देख सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो ये तो मैंने समझाया हुआ है, मैं बार बार इसको नहीं समझाऊँगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन जर्मिनेशन, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जर्मिनेशन को डिफ़ाइन करना है और इसके जो टाइप्स हैं उसको आपने डिस्क्राइब करना है। जर्मिनेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रियो वेक्स अप एंड बिगिंस टू ग्रो इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। तो आसान सी बात है कि ऐसा प्रोसेस जब जो एम्ब्रियो होता है वो जाग जाता है, वेकअप हो जाता है और अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर लेता है, तो उसको जर्मिनेशन कहा जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ जर्मिनेशन इज़ द अपीयरेंस ऑफ रेडिकल्स। अच्छा, जब हमें पता कैसे चलता है कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, तो जो पहला साइन होता है जर्मिनेशन का वो क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ रेडिकल्स। जो रेडिकल्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं, ऑफन कम्स आउट थ्रू माइक्रोपाइल, और जो माइक्रोपाइल है उसके अंदर से ये जो हैं बाहर आना शुरू हो जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। 3 तरह की जर्मिनेशन होती है, एपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन या थर्ड जो है वो विविपेरस जर्मिनेशन है। फर्स्ट पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ एपिजियल जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। In this kind of germination, the seeds, the cotyledons remain above the soil due to elongation of hypocotyle, a portion of axis lying immediately below the cotyledons। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है मैं आपको आसान अल्फाजों में बताऊँ तो जो एपिजियल जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होती है ना, तो इसके अंदर जो सीड्स होते हैं या कॉटिलेडन्स होते हैं वो जो है वो मिट्टी के ऊपर ही रहते हैं। और ऊपर क्यों रहते हैं, क्योंकि जिनका जो हाइपोकोटाइल है वो हमेशा जो है वो लंबा होता है, साइज़ में ज़्यादा होता है इनका हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल क्या होता है, हाइपोकोटाइल ये है अ पोर्शन ऑफ एक्सिस लाइंग इमीडिएटली बिलो द कॉटिलेडन। अच्छा, जो सीड होता है, सीड के बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है और उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो एपिजियल जर्मिनेशन है उनके जो सीड्स हैं वो हमेशा वो मिट्टी के ऊपर होते हैं। In this type, cotyledons remain above the soil and becomes flat, green and leaf-like in appearance। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें क्या होता है, cotyledons जो होते हैं वो मिट्टी के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लैट रहते हैं, ग्रीन रहते हैं और उनकी जो अपीयरेंस होती है वो लीफ की तरह होती है, ग्रीन कलर की। और इसकी एग्जांपल क्या है, कैस्टर ऑयल सीड्स। जो कैस्टर ऑयल सीड्स होते हैं वो भी एपिजियल जर्मिनेशन को शो करते हैं। फिर हाइपोजियल जर्मिनेशन की जाने बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल इसका उलट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इन दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन द सीड्स ऑफ कॉटिलेडन्स रिमेन बिलो द सॉइल ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि जो सीड होता है या कॉटिलेडन होता है ये हमेशा जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके नीचे होता है। और किस वजह से होता है, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ। इसमें क्या होता है कि एपिकोटाइल की बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। वहाँ पर देखें, यहाँ मिक्स नहीं कीजिएगा, यहाँ पर हाइपोकोटाइल लिखा हुआ है और एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल वो होता है जो कि सीड या कॉटिलेडन के बिल्कुल नीचे होता है, और एपिकोटाइल क्या होता है, एपिकोटाइल वो होता है जो सीड के ऊपर लगा होता है, अ पोर्शन ऑफ एक्सिस लाइंग इमीडिएटली अबव द
कॉटलेडन। तो ऐसी चीज़ जो सीड या कॉटलेडन के ऊपर लगी हो तो उसे एपिकोटाइल कहा जाता है। तो बिल्कुल स्मॉल सा डिफरेंस है उसमें। हाइपोकोटाइल में क्या होता है, सॉरी हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि उसमें सीड जो होता है वो ऊपर होता है, सॉइल के ऊपर होता है, और एपिजियल जर्मिनेशन में जो सीड है वो सॉइल के या मिट्टी के नीचे होता है। तो ये इसमें मेन एक फ़र्क था। बाकी एग्जांपल है ग्राम, पी, मेज या एक्सेट्रा। फिर आ जाता है थर्ड, विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मैनी प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट लेक्स एंड सी कोस्ट शोज अ स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन कॉल्ड विविपेरी। अच्छा, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि सॉल्ट लेक, जो झीलों के दरमियान, झीलों के सामने या फिर समंदर के सामने या समुद्री जगह पर जो पाए जाते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन शो करते हैं जिन्हें विविपेरी कहा जाता है। द सीड ग्रोज इनसाइड द फ्रूट वाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट ट्री नरिशेस बाय इट। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर ही ग्रो होना शुरू हो जाता है, वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट ट्री नरिशेस बाय इट। अच्छा, इसमें बहुत ही एक मखसूस सी बात ये होती है कि ये जो प्लांट होता है इसमें जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर जो सीड होता है ना वो लगा होता है, ट्री के साथ लगा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं भी थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया आपको समझाने में। मैं आपको आसानी के साथ इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी, अगर आप फ्रूट की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई भी फ्रूट उसके साथ दरख्त के साथ लगा हो, ट्री के साथ लगा हो, तो क्या उसके अंदर का सीड जो है वो ग्रो कर जाएगा जब तक हम लोग उसको मिट्टी के अंदर नहीं लगाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो समुद्री साइड पर जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जो सीड होता है फ्रूट के अंदर, फ्रूट उसके अंदर ही, ट्री के अंदर ही लगा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसका सीड जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। द सीड एलोंगेट्स एंड स्वेल्स इन द लोअर पार्ट। अच्छा, जो सीड जो होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, और जो लोअर पार्ट होता है फ्रूट का वहाँ पर उस साइड को ग्रो करता रहता है, और वहाँ से वो जो जगह है वो स्वेल कर देता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग वेट ऑफ द सीडलिंग it detaches from the parent body and falls vertically into the soft mud, gets embedded and starts growing। अच्छा, फिर क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, जब वो नीचे की तरफ को अब देखें, ये नीचे की तरफ को एक वज़न बढ़ाते जाएं तो एक टाइम पे आके क्या होता है, वो जो फ्रूट होता है वो जो है सीड के साथ ही बिल्कुल ज़मीन के अंदर घुस कर, और वो होता है कि जो समुद्री साइड होती है, समुद्री सतह होती है, वहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी होती है। तो वो जैसे ही स्ट्रेट गिरता है वर्टिकली, यहाँ पे लिखा है ना वर्टिकली गिरता है, फॉल्स वर्टिकली, तो जैसे ही वर्टिकली गिरता है तो वो जो है जो सॉफ्ट मड होता है, सॉफ्ट मिट्टी होती है, उसके अंदर जाकर वो बिल्कुल अटैच हो जाता है और वो जो अपनी ग्रोथ है उसको स्टार्ट कर लेता है, जिसकी एग्जांपल है राइजोपस। और इसकी गूगल पर भी आप लाजमी तस्वीर देखिएगा। अगर आप तस्वीर देख लेंगे तो आपको 100% जो है इसका समझ आ जाएगी कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट उसके क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो छोटा सा एक क्वेश्चन है, तो लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कभी भी ये मत सोचेगा कि छोटा है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक मेन रोल प्ले करते हैं और जो कि लाजमी आपको याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉलन ट्यूब? पॉलन ट्यूब एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर स्पर्म्स। अच्छा, जो पॉलन ट्यूब होती है वो एक तरह का व्हीकल क्या होता है, गाड़ी, बाइक या जितने भी ट्रांसपोर्ट होती है उसको व्हीकल कहा जाता है। तो पॉलन ट्यूब एज अ ट्रांसपोर्ट का काम करती है फॉर स्पर्म्स। कैसे करती है? द एवोल्यूशन ऑफ पॉलन ट्यूब पैरेलल्स द एवोल्यूशन ऑफ सीड्स। अच्छा, जो पॉलन ट्यूब की जो एवोल्यूशन है तो वो सीड के एवोल्यूशन के साथ ही है। इसका मतलब ये कि जब से सीड्स दुनिया में आए हैं तब से ही जो पॉलन ट्यूब है वो इस दुनिया में आई है। An egg produced inside an ovule is very well protected in the ovule। अच्छा, जब किसी भी ओव्यूल के अंदर इनसाइड जब एग प्रोड्यूस होता है तो वो जो एग होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेल जो है उसको प्रोटेक्टेड किया जाता है। ओव्यूल के अंदर बहुत अच्छे से वो जो एग है वो प्रोटेक्टेड होता है। It is so well protected that a
फ्लैजिलेटेड स्पर्म वुड नॉट हैड स्लाइटेस्ट चांस टू इवन रीचिंग द एग। अच्छा, तो मतलब कि इतना ज़्यादा वो ओव्यूल ने उस एग को प्रोटेक्ट किया होता है कि जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है वो किसी भी मतलब कि थोड़ा बहुत भी चांस नहीं होता कि वो एग तक रीच भी कर जाए, बिल्कुल मतलब कि ना होने के बराबर चांस होता है। तो दिस ऑब्स्टिकल वॉज रिमूव बाय द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। अच्छा, जब पॉलन ट्यूब डेवलप हुई तो ये जो रुकावट है या ऑब्स्टिकल है ये ख़त्म हो गई किसी वजह से, पॉलन ट्यूब। तो ये है रोल ऑफ पॉलन ट्यूब, छोटा सा एक आंसर है और लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा है कि राइट अ नोट ऑन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस में से कोई ना कोई एक जो है वो क्वेश्चन वो लाजमी आपके पेपर में आता ही आता है। तो इन दोनों में से आपने दोनों जो है लाजमी याद करने, दोनों करेंगे तो आप सेफ साइड पर रहेंगे। तो खैर, द इनहेरिटेंस इन विच द heterogeneous individuals clearly shows the effects of both alleles is termed as incomplete dominance। अच्छा, ऐसी इनहेरिटेंस जिसके अंदर जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं, अब मैं बता दूं जैसे होमोजाइगस वो होते हैं जिसमें दोनों जीन्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉल या शॉर्ट की बात करूं तो अगर दोनों जीन्स टॉल की हैं तो वो जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस कहलाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अंदर एक जीन जो है वो टॉल की है और दूसरी जीन जो है वो ड्वार्फ की है या शॉर्ट की है तो वो हेट्रोजाइगस कहलाता है। तो ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो है वो दोनों जो इफेक्ट है वो शो करता है, दोनों एलील्स के इफेक्ट को शो करता है, तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। तो दीज आर केसेस इन विच द कंट्रास्टिंग करेक्टर्स आर नॉट डोमिनेंट ओवर ईच अदर। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, जो दोनों करेक्टर्स होते हैं वो दोनों ही आपस में डोमिनेंट नहीं होते। जैसे कि टॉल शॉर्ट की अगेन बात करता हूँ कि जो टॉल होता है वो जो होता है करेक्टर वो हमेशा डोमिनेंट होता है, लेकिन इसकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होती है इसके अंदर दोनों जो करेक्टर्स होते हैं वो दोनों ही डोमिनेंट नहीं होते, दोनों ही जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। द रिज़ल्ट इज़ द मिक्सचर ऑफ ब्लेंड ऑफ द टू करेक्टर्स। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो करेक्टर्स होते हैं उनमें दोनों कलर्स पाए जाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, रेड एंड वाइट कलर ऑफ जापानीज़ 4 o'clock प्लांट। जापानीज़ 4 o'clock प्लांट है, उसमें क्या होता है, वो जो प्लांट होता है वो रेड कलर का भी होता है और वाइट कलर का भी होता है। तो इन 4 o'clock plants when red colored plant is crossed with white colored plant, the result is a blend of these two plants that is पिंक कलर। तो भाई इसमें आपको जो मेन एग्जांपल है इसमें आपको सही से समझ आएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो जापानीज़ 4 o'clock प्लांट होते हैं वो एक प्लांट जो होता है जो ओरिजिनली प्लांट होते हैं तो उसमें एक जो प्लांट होता है वो रेड कलर का होता है और दूसरा प्लांट जो होता है वो वाइट कलर का होता है। तो इसमें क्या होता है जब उसका क्रॉस करवाया जाता है तो दोनों ही जो होते हैं, दोनों कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो कोई भी मतलब कि किसी से ज़्यादा नहीं होता, डोमिनेंट रिसेसिव का इसमें कोई चक्कर नहीं होता। तो वो जो रेड कलर और पिंक कलर जब मिक्स हो जाते हैं और जब उससे एक नया जो प्लांट उगता है तो वो पिंक कलर का उगता है। तो व्हेन दीज पिंक प्लांट्स आर क्रॉस विद ईच अदर, और जब ये अच्छा अब हमें इन दोनों के क्रॉस है रेड और वाइट के क्रॉस से हमें पिंक कलर का प्लांट मिल गया। और जब ये पिंक कलर के जो प्लांट्स हैं इनको जब आपस में जब क्रॉस करवाया जाता है तो F2 जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि रेड, पिंक एंड वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन 1:1 रेशियो। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि रेड कलर के प्लांट्स भी हमें मिलते हैं, पिंक कलर के प्लांट्स भी मिलते हैं और वाइट कलर के प्लांट्स भी मिलते हैं किस रेशियो में, 1, 2 और 1 के रेशियो में। This shows that the characters of red and white are retained in F2 generation and pink color plants are the result of incomplete dominance। तो इससे हमें ये शो होता है F2 जनरेशन हम लोग जब करते हैं इसमें ये हमें शो होता है कि जो रेड और वाइट कैरेक्टर है वो F2 जनरेशन में रिटेन हो गया है और जो पिंक कलर के प्लांट्स हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिज़ल्ट है। तो ये कैसे क्रॉसिंग होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कलर्ड फ्लावर्स हैं उसको हमने CR से रिप्रेजेंट कर दिया। तो CR हो गया रेड कलर्ड फ्लावर्स और वाइट कलर्ड फ्लावर्स क्या हो गए, CW और CW। अब इनके गैमेट्स हम लोग बना देते हैं, CR का भी गैमेट बना दिया, 2 CR के गैमेट बना दिए और दोनों CW के हमने जब गैमेट बना दिए तो जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या होता है, ये CR CW मतलब कि ये भी पिंक कलर का हो गया फ्लावर और ये भी पिंक कलर का फ्लावर हो गया। और जब हम लोग मज़ीद इनको जो पिंक कलर के फ्लावर्स हैं इनको हम मज़ीद जब वो करते हैं
क्रॉस करवाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमें एक जो है वो रेड कलर का प्लांट नज़र आता है, दो जो है पिंक कलर के और वाइट कलर के। तो इसमें हमें क्या ज़ाहिर होता है कि जो 50% पिंक है, 20 सॉरी ये नहीं, ये जो रिज़ल्ट है ये शायद गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि जो पिंक, हाँ सही है सॉरी, जो पिंक कलर का है 50% हमें पिंक फ्लावर नज़र आते हैं, 25% रेड और 25% वाइट, जिसमें हमें क्या, हमें एक तो रेशो ये पता चला कि 1:1 का रेशो है, ये बात कंफर्म हो गई। और इसमें सेकंड बात ये कंफर्म होती है कि जो पिंक और सॉरी रेड और वाइट जो करेक्टर है वो F2 जनरेशन में आकर हम रिटेन हो गया है। तो यहाँ पर जाकर आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सवाल जो है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास सवाल वो है को डोमिनेंस का, कि को डोमिनेंस क्या होता है। तो को डोमिनेंस भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस इन विच बोथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन देयर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इज़ नोन एज को डोमिनेंस। अच्छा, तो ये जो को डोमिनेंस होता है इसमें क्या होता है, वहाँ पर तो देखें जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था ना, वहाँ पर तो डोमिनेंस का कोई चक्कर ही नहीं था, वो दोनों मतलब के इक्वल थे। लेकिन यहाँ पर जो को डोमिनेंस है इसमें जो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों ही डोमिनेंस होते हैं एक दूसरे पर, इसलिए इसको को डोमिनेंट भी कहा जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो व्हेन रेड बुल इज़ क्रॉस्ड विद वाइट काउ, जब जो रेड कलर का जो बुल होता है या बैल जिसको कहते हैं, जब रेड कलर की बैल जो है वो वाइट कलर की काउ के साथ उसको जब क्रॉस करवाया जाता है, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इज़ रॉन कलर्ड। अच्छा, और जो उनका जो बेबी होता है या जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है प्रोड्यूस होता है, तो वो किस कलर का होता है, वो रॉन कलर का होता है, मतलब कि ब्राउनिश कलर का वो जो है उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है। On a closer examination on the color of that animal shows that the animal does not possess an intermediate shade of skin, but roan color is a mixture of red hairs and white hairs, showing that none of the two genes are dominant over one another। अच्छा, जब हम वो जो ऑफस्प्रिंग उनका होता है, उनका जो बेबी होता है, जब उनको क्लोजली हम लोग एग्जामाइन करते हैं, जब उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें ये बात पता चलती है कि जो उसका जो कलर है वो इंटरमीडिएट शेड ऑफ स्किन नहीं है, रॉन कलर नहीं है। जब हम गौर से उसको देखते हैं तो उसके जो हेयर्स होते हैं वो रेड हेयर भी होते हैं और वाइट हेयर का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए वो जो उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो रॉन कलर का नज़र आ रहा होता है। शोइंग दैट नन ऑफ द टू जीन्स आर डोमिनेंट ओवर वन अनदर। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी इन दोनों जीन्स में से कोई भी जीन्स जो है आपस में एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं है। सच पेयर्स ऑफ जीन्स आर को डोमिनेंट एंड द फिनोमेना इज नोन एज को डोमिनेंस। जब ऐसी हम पेयर करें जीन्स की तो उसे को डोमिनेंट कहा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को या फिनोमेना को डोमिनेंस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेड कैटल के लिए हम लोग R1 का सिंबल यूज़ कर रहे हैं और वाइट कैटल के लिए हम लोग R2 का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। और आगे मैं आपको इसकी क्रॉसिंग भी दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेड बुल को किससे क्रॉस करवाएंगे, वाइट काउ से। तो रेड बुल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, R1 से, और वाइट काउ को हमने R2 और R2 से रिप्रेजेंट किया। अब इसके गैमेट्स अलग अलग बना लेंगे, R1 R2 अलग अलग हमने गैमेट्स बना लिए। जब ये R1 जो है इस R2, ये वाला R1 जो है इस वाले R2 से क्रॉस करेगा तो R1 R2 हो जाएगा, और जब R1 ये वाला इस वाले R2 से क्रॉस करेगा तो एज अ रिज़ल्ट F1 जनरेशन में आपको R1 एंड R2 हो जाएगा। अब हम लोग मज़ीद ये जो हमने F1 जनरेशन में हमें ये जो R1 R2 है ना, ये हमें ये क्या मिला है, ये हमें मिला। अच्छा, ये पेन काम नहीं कर रहा है, एक तो मैं एक सेकेंड से लिखता हूँ। ये जो R1 R2 था F1 जनरेशन में, ये हमें रॉन कलर के इनके ऑफस्प्रिंग मिले, जिनकी मैंने पहले बात की ना, तो ये हमें रॉन कलर के मिले हैं। तो जब हम लोग रॉन कलर के जो है ना ऑफस्प्रिंग इनके, जब इनको हम लोग आपस में ही इसको क्रॉस करवाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि हमें रेड कलर का ये क्रॉस है पूरा, तो रेड जैसे R1 ये क्रॉस किया, ठीक है, फिर ये R1 R2 क्रॉस किया, फिर ये जो है R1 R2 क्रॉस किया, फिर देन अगेन R2 एंड R2 क्रॉस किया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। मुझे उम्मीद है आपको इस टेबल की समझ आ गई होगी। तो हमें क्या नज़र आया कि एक जो है वो रेड कलर का ऑफस्प्रिंग हमें मिलता है जब हम लोग F1 जनरेशन को हम जब करते हैं क्रॉस करवाते हैं, और दो जो हैं रॉन कलर के और दो वाइट कलर के, सेम मतलब कि जैसे
उसमें था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वैसा ही रिज़ल्ट यहाँ पर आया कि 50% रॉन, 25% रेड और 25% वाइट। इसमें भी 1:1 का रेशो हमें दिखाई देता है और इसमें भी जो F2 जनरेशन में जो रेड कलर है और वाइट कलर है वो रिटेन हो जाता है। तो ये एक लंबा चौड़ा सवाल था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 8 से। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये जो है ऐसे आता है पेपर में, राइट अ नोट ऑन टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है तो पढ़ लेते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल विद होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अच्छा, ऐसी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ फिनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल, फिनोटिपिकली जो डोमिनेंट इंडिविजुअल होता है उसका जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल से, उसको क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी, जब हम इसकी वो देखेंगे, इसकी जब हम क्रॉस देखेंगे फिर जाकर आपको अच्छे से समझ आएगी। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ अ डोमिनेंट पेरेंट। ये किस लिए टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है? इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, किसी भी डोमिनेंट पेरेंट की होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी को टेस्ट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए ये जो टेस्ट क्रॉस है ये किया जाता है। When crossed between homozygous dominant parent with homozygous recessive parent, as a result, they produces all the phenotypically dominant offsprings। अच्छा, क्या इसमें क्या करना होता है? जब होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट को हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ जब हम लोग कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है? जितने भी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जितने भी उनके बेबीज़ होते हैं वो क्या होते हैं? फिनोटिपिकली डोमिनेंट होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या? दोनों जो है वो टॉल जीन्स के होंगे, दोनों इनके जो जीन्स हैं वो टॉल जीन होंगी। और होमोजाइगस रिसेसिव क्या है? तो होमोजाइगस रिसेसिव क्या है? वो है जो इसकी दोनों जीन्स जो है वो शॉर्ट की होंगी या ड्वार्फ की होंगी। तो मतलब कि जब जो टॉल वाला डोमिनेंट है और होमोजाइगस जो ड्वार्फ है या शॉर्ट है पेरेंट, जब इनका जब क्रॉस करवाया जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट हम क्या देखेंगे? फिनोटिपिकली सारे जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो लंबे होंगे, टॉल होंगे। इफ़ क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, दे प्रोड्यूसेस हाफ डोमिनेंट एंड हाफ रिसेसिव ऑफस्प्रिंग, द रेशो इज़ 1:1। लेकिन जब हम लोग हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट को जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाफ जो है वो डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं और हाफ रिसेसिव ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, और इनका रेशो क्या होता है? 1:1 का जो इनका रेशो होता है। तो बाकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे होती है। जैसे फर्स्ट में क्या था? होमोजाइगस डोमिनेंट को जब हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, तो होमोजाइगस का डोमिनेंट में क्या होता है कि दोनों जो जीन्स हैं वो टॉल की हैं, कैपिटल टी की हैं, और होमोजाइगस रिसेसिव में क्या है? दोनों जीन्स जो हैं वो स्मॉल की हैं या शॉर्ट टी की हैं, तो स्मॉल टी की हैं। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जैसे हम गैमेट्स बनाते हैं, हमने गैमेट्स बना लिए, जब इनको हम लोग फ्यूज़ कराते हैं, ये टी के साथ जब टी फ्यूज़ होता है तो टी मतलब कि ये टॉल है, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, मतलब कि ये जो है ये है तो हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस टॉल इस वजह से क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल टी नहीं है। अगर दोनों कैपिटल टी होते तो हम लोग इसको होमोजाइगस टॉल कहते हैं। लेकिन जब अलग अलग, अगर एक जो है वो एक डोमिनेंट की जीन है और दूसरी रिसेसिव की जीन है तो वो फिनोटिपिकली टॉल होता है, दिखने में टॉल होता है, लेकिन जीन्स जो होती हैं वो उसकी हेटेरोजाइगस होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इसका रिजल्ट में क्या लिखा हमने? रिजल्ट में ये लिखा कि जितने भी जो प्लांट्स से प्रोड्यूस हुए हैं वो टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं। और जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था, नेक्स्ट जो केस है उसके अंदर हमने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रखा। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जैसे आप देख सकते हैं कि एक जो है वो कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, तो ये क्या हुआ? हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस नहीं हुआ। अगर होमोजाइगस होगा तो हमेशा याद रखिएगा, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट लिखा है, होमो का मतलब दोनों सेम जीन्स, अगर हीटेरो लिखा है तो दोनों मुख्तलिफ जीन्स होंगे। ये मेरी बात लाजमी आप याद रखिएगा। तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट क्या है? एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, और होमोजाइगस रिसेसिव में तो आपको पता है कि होमोजाइगस आ गया तो दोनों जो हैं वो स्मॉल टी होते हैं। डोमिनेंट में हमेशा कैपिटल लेटर आता है, रिसेसिव में हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर आता है। कैपिटल जो है वो डोमिनेंट को शो करता है और जो स्मॉल होता है वो रिसेसिव को शो करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी और जो बच्चे अच्छे से देखते हैं उनको अच्छे से समझ आती होगी। तो इसको हमने अगेन जो गैमेट्स है, गैमेट्स के अंदर हमने इनको ब्रेक डाउन कर दिया, और जब हम इनका जो करवाते हैं
क्रॉस करवाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये भी फिनोटिपिकली टॉल है, ये भी फिनोटिपिकली टॉल है, लेकिन जो सेकंड है यहाँ पर ड्वार्फ आ जाता है। ड्वार्फ मतलब 50%, जब हम लोग इस केस में देखते हैं तो 50% टॉल आपके पास आते हैं और 50% ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा जो टेस्ट क्रॉस का जितना भी फिनोमिना है ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, व्हाट इज़ नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेक्रोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेक्रोसिस को सेल डेथ भी कहा जाता है। तो इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द डेथ ऑफ सेल अकर्स। अच्छा, कोई भी बॉडी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे इंसान भी हैं, वो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सेल की डेथ है वो अकर हो जाती है, और जाहिर सी बात है जब इंसान मरता है तो इसी वजह से मरता है, जो सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो डिजेनरेट होने लग जाते हैं या डेथ की जाने लग जाते हैं। तो देयर आर टू कॉजेज ऑफ सेल डेथ। दो तरह से जो वो डेथ होती है सेल की वो हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला केस है वो होता है ऑटोफेजी, या सेकंड है बाय इंजरी। ऑटोफेजी क्या है, द प्रोसेस इन विच द सेल्स डिस्ट्रॉय देमसेल्फ बाय देयर ओन मीन्स आर कॉल्ड ऑटोफेजी। तो ऑटोफेजी क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल जो है वो अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लें, तो उसे ऑटोफेजी कहा जाता है। और बाय इंजरी, द प्रोसेस इन विच द डेथ ऑफ सेल अकर्स बाय टिश्यू इंजरी कॉल्ड नेक्रोसिस। जैसे कोई भी हमें इंजरी हो जाती है तो जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है, जैसे कोई चोट लग कोई हादसा पेश आ जाता है जिसकी वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है, तो उस प्रोसेस को नेक्रोसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग विच सेल्स स्वेल्स एंड बर्स्ट। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई इंजरी होती है, कोई चोट ज़ख़म होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल होता है वो स्वेल हो जाता है और एक टाइम पे आकर फट जाता है या बर्स्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इन रिलीजिंग द इंट्रासेलुलर टॉक्सिन्स विच डैमेजेस द नेबरिंग सेल एंड कॉज इन्फ्लेमेशन। जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो सेल फट जाता है वो जो है वो इंट्रासेलुलर टॉक्सिन्स, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स को वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो पास के करीब के जो सेल्स होते हैं वो भी उनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है, जो मतलब कि वो भी जो है वो स्वेल हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कहीं भी अगर गहरी चोट लग जाए तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, तो वो इसी वजह से जो है वो स्वेलिंग होती है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एपोप्टोसिस, द प्रोसेस इन विच द डेथ ऑफ सेल अकर्स ऑटोमेटिकली बाय नेचुरल मीन्स कॉल्ड एपोप्टोसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सेल की डेथ है वो अपने आप ही हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है नेचुरल मीन्स की वजह से। इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। दिस प्रोसेस अकर्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मैनर। फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द स्पेसेस बिटवीन द फिंगर्स विच इज़ नो लॉन्गर नीडेड अंडरगोज एपोप्टोसिस। अच्छा, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर ना, जैसे हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स के दरमियान में यहाँ पर भी जो सेल्स की ग्रोथ होती है, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर भी स्किन होती है और पूरे मतलब कि ऐसे हमारे जो है जकड़े हुए होते हैं हाथ, जो उंगलियाँ हैं मूव भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर अगर सेल्स नहीं चाहिए होते, यहाँ पर नो लॉन्गर नीडेड होते हैं सेल्स, तो यहाँ पर अपने आप ही नेचुरल मीन्स की वजह से ही सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और जो हमारी उंगलियाँ हैं वो सही सलामत हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। एपोप्टोसिस इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेट ऑफ जीन्स विच अराइज टू डैमेज द सेल्स इन अ वे दैट हैज़ द लीस्ट इफेक्ट्स ऑन इट्स नेबरिंग सेल्स। एपोप्टोसिस ना कुछ जीन्स ये कंट्रोल करते हैं, हमारे अंदर कुछ जीन्स हैं वो हैं जो एपोप्टोसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि जो नेबरिंग सेल्स हैं, जो आसपास के सेल्स होते हैं, वो जो हैं बिल्कुल भी इससे अफेक्ट ना हों। तो यहाँ पर जाकर हमारा ये वाला सवाल भी ख़त्म होता है। तो वीडियो की लेंथ तो काफ़ी हो गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक आध सवाल और करवा दूँ ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर कम से कम आपके सवाल रह जाएं। तो हम लोग नेक्स्ट उसकी वीडियो की जाने बढ़ते हैं और आपसे देखें, मैं वीडियो के दरमियान में आके आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं जो है MD कैट के लेक्चर्स डाल रहा था रेगुलर बेसिस पर, लेकिन आप लोगों ने कॉन्स्टेंटली मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर पेपर्स करीब हैं और जो है पेपर्स करीब हैं, आप लाजमी जो आपने टारगेट पर दिए हैं उनके सॉल्व करवा दें। तो मैं इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट की वजह से
मैं ये जो सॉल्व हैं ये सारे आपको करवा रहा हूँ टारगेट पेपर्स, और सिर्फ आप लोगों के लिए, वरना मैं चाहता तो मैं रेगुलर बेसिस पर MD कैट की भी छोटी छोटी वीडियोस बना सकता था। इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। इतने देखें, अगर अभी 45 मिनट्स हो गए हैं इस वीडियो को, और अभी भी मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टेंटली बोल रहा हूँ। आप तो बस आराम से समझ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि समझना भी मुश्किल काम है, लेकिन देखें मैं 45 मिनट से बोल रहा हूँ, और जब तक जितनी भी ये वीडियो जो है जितनी भी लॉन्ग जाती है, मैं मुसलसल बोलता रहूँगा। और ऐसे बात है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी बुरी हालत होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, तो आप लोगों का इतना तो हक बनता है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। देखें मैं चाहता तो मैं आप लोगों से पे ले सकता था, और आप पे करते भी, क्योंकि आप लोगों को ये चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से देखें पे नहीं करता। यहाँ पर बहुत सारे देखें, अगर अमीर ख़ानदान के होंगे तो बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरा जो चैनल बनाने का मेन मकसद ही ये था कि ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाए जो कि वो जो कि नहीं कर सकते अफोर्ड। तो इस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, और वही मैं गोल लेकर चल रहा हूँ। तो लेकिन अब देखें, आपको पैसे तो नहीं लगते सब्सक्राइब करने में, तो आप सब्सक्राइब कर दिया करें अपने टीचर को सपोर्ट करने के लिए। तो खैर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास सवाल है, राइट अ नोट ऑन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पर आपने नोट लिखना है। तो इट इज़ अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर इन विच द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स RBCs become sickle shaped and stiff. Such RBCs are unable to carry oxygen properly and transport their tissues because hemoglobin protein of RBCs is defective. अच्छा, सिकल सेल एनीमिया ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है उसके जो RBCs जो होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो सच RBCs ऐसे RBCs जो हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते प्रॉपरली एंड ट्रांसपोर्ट टू देयर टिश्यूज़। और ज़ाहिर सी बात, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो जो हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यूज़ की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसे RBC वो स्टिफ हो जाते हैं, सिकल शेप्ड हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचा पाते, बिकॉज हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑफ RBCs इज़ डिफेक्टिव। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है ऐसे रेड ब्लड सेल्स का, वो क्या होता है, वो डिफेक्टिव होता है, उनमें डिफेक्ट आ चुका होता है। तो व्हेन ऑक्सीजन इज स्कार्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ RBCs बिकम्स इनसॉल्युबल and combines with one another and form a stiff and rod like structure। तो ऐसा इसमें क्या होता है, जब जाहिर सी बात है RBCs जो हैं वो टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को नहीं लेके जा पाएंगे, तो ऑक्सीजन की उनके पास बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो जो RBCs के मॉलिक्यूल होते हैं वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होकर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये किस वजह से होता है, इसकी कॉज क्या होती है, तो कॉज पढ़ लेते हैं। In hemoglobin defective disorder, the molecules of valine occurs in the replacement of glutamic acid that occurs in the same position in normal hemoglobin। अच्छा, इसमें क्या होता है, कॉज ये होती है कि जो हीमोग्लोबिन का जो डिसऑर्डर होता है, इसमें जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वेलाइन एसिड ले लेता है, और यही वजह है कि इसी वेलाइन एसिड की वजह से ये सारा काम हो रहा होता है। तो सिकल सेल एनीमिया इज़ कॉमन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट्स। और जो ये सिकल सेल एनीमिया है ये अफ्रीका में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा कॉमनली सिकल सेल एनीमिया की बीमारी पाई जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया यहाँ तक ही था, एक छोटा सा एक नोट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपने कॉमन अपने आसपास भी डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं उनको देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो स्क्रीन के सामने जो है आपके पास पिक्चर शो हो रही होगी, जिसमें जो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चा है वो आपको दिखाया जा रहा है। और जी बिल्कुल, अब आपने फ़ोटो देख ली तो अब आपको पता चला होगा, अच्छा तो इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो बिल्कुल भाई, इसी को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और डेफिनेटली आपने अपने घरों में या इर्द गिर्द आपने डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं वो देखे होंगे। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डाउन सिंड्रोम होता कैसे है, तो द ट्राइसोमी इन ऑटोसोम्स इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम और मोंगोलिज्म। तो भाई ट्राइसोमी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइसोमी बता दूं। तो ट्राइसोमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपका एक क्रोमोसोम है वो बाकी क्रोमोसोम्स के जैसे कंपैरिजन किया जाए दूसरे क्रोमोसोम से, तो उसका जो नंबर है उसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसानों के अंदर अगर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं
तो इसके अंदर क्या होता है, एक 24वां क्रोमोसोम भी होता है, ज़्यादा एक क्रोमोसोम होता है, तो इस वजह से इनमें ज़्यादा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ज़्यादा होने की वजह से ये डाउन सिंड्रोम के ऐसे पेशेंट शिकार हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को ट्राइसोमी कहा जाता है। तो द ट्राइसोमी इन ऑटोसोम इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इट कंटेन्स 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 23 और इसमें इट कंटेन्स 23 और 23 कितने होते हैं, 46। तो ये पेयर होता है ना, जैसे जो बाप होता है वहाँ से भी आपको 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं और माँ से भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो टोटल देखिए हमारे पास जो होते हैं ना वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर, ठीक है। तो मतलब कि जो 2 के पेयर होते हैं, तो अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। जो मैंने पहले 23 बोला ना, 23 भी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो 23 है हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं और 23 पेयर्स अगर खोल के देखा जाए तो टोटल जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो 46 होते हैं। लेकिन ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, इसलिए लिखा हुआ इट कंटेन्स 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अ पर्सन विद दिस फॉर्म ऑफ सिंड्रोम कंटेन्स 3 क्रोमोसोम्स इन इट्स स्मॉल पेयर नंबर 21। अच्छा, तो ऑटोसोमल पेयर नंबर 21। तो ऑटोसोमल पेयर नंबर जो 21 होता है ना, 21st पेयर नंबर होता है। आपको पता है कि 2 क्रोमोसोम का एक पेयर बना होता है, लेकिन यहाँ पर डिफेक्ट ये होता है कि जो पेयर नंबर 21 होता है ना, वहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो जो बच्चा होता है या कोई भी पेशेंट होता है वो पैदा होते ही डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। सो सिम्टम क्या है इनके? द अफेक्टेड चिल्ड्रन इज़ फिजिकली एबनॉर्मल एंड मेंटली रिटार्डेड विद वेरी लो IQ, 20 to 50 रेंज ब्रॉड। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। तो इसमें फिज़िकली बच्चा जो है वो एबनॉर्मल होता है, मेंटली भी एबनॉर्मल होता है, और मेंटली रिटार्डेड लिखा हुआ है तो मेंटली भी एबनॉर्मल होता है। और इनका जो IQ लेवल होता है, दिमाग बिल्कुल मतलब कि 20 से 50 की रेंज होती है, जो कि बिल्कुल कम है। इनका IQ लेवल भी बहुत कम होता है। ब्रॉड फ्लैट फेस, ये मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई कि इनका जो फ्लैट फेस होता है। आइज़ विद फोर्स, इनकी आइज़ जो होती हैं वो फोर्स के साथ होती हैं। इनका जो स्टैचर होता है, मतलब कि इनका जो पूरा जो स्कल होता है, पूरी बॉडी होती है वो शॉर्ट होती है। इनके हाथ भी अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली अगर नॉर्मल इंसान का देखा जाए तो इनके हाथ जो होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, और इनकी टंग बहुत लार्ज होती है। द फीमेल मे बी फर्टाइल एंड मे प्रोड्यूस नॉर्मल और ट्राइसोमिक प्रोजेंसी एंड मेल नेवर रिप्रोड्यूस। तो अगर कोई फ़ीमेल इस कंडीशन के साथ गुजर रही हो तो वो जो फ़ीमेल होती है वो मतलब कि माँ बन सकती है, और वो नॉर्मल बेबी को भी जन्म दे सकती है, और डाउन सिंड्रोम के भी मतलब कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड बच्चे को भी वो जो है जन्म दे सकती है, पैदा कर सकती है। लेकिन अगर कोई मेल अगर डाउन सिंड्रोम से गुजर रहा हो तो वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता, कभी भी वो बच्चा पैदा करने की उसमें सलाहियत नहीं होती। तो लाइफ स्पैन इज़ जस्ट 17। इनका जो लाइफ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 17 साल तक की होती है। ये ऐसे बच्चे जो होते हैं वो 17 साल में एवरेज जो होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। ओनली 8% कैन सर्वाइव टू अबाउट 40 और अबव, और दुनिया में सिर्फ 8% ऐसे होते हैं जो कि 40 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो 92% जो बच्चे होते हैं वो 17 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है। 1 आउट ऑफ एवरी 900 बर्ड्स आर अफेक्टेड बाय डाउन सिंड्रोम। अगर हम लोग एनालिटिक्स देखें, इसकी एनालाइज करें, तो 900 पैदाइशों में से 900 बर्ड्स में से कोई ना कोई एक जो बच्चा होता है वो लाजमी जो है डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात की जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम की जो केसेस हैं कितने ज़्यादा हैं, और आपने भी 100% अपनी लाइफ में ऐसे डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होंगे उनको लाजमी देखा होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिज़ीज़ सीम्स टू बी रिलेटेड टू द मदर्स एज। और कहा जाता है कि ये जो डिज़ीज़ है अगर मदर की एज ज़्यादा हो तो तब लगती है। इफ़ द एज ऑफ मदर इज़ 32 और यंगर इट इज़ वेरी रेयर। अगर माँ की जो उम्र है वो 32 साल या 32 साल से कम हो तो ऐसे मतलब कि तो उनमें उनके जो बच्चे होते हैं, ऐसी माँ के बच्चे जिसकी जो एज है 32 या उससे कम हो, तो उनके बहुत रेयर होता है कि डाउन सिंड्रोम से उनके बच्चे अफेक्टेड हों। लेकिन अगर माँ की एज जो है वो 40 से अबव हो
तो बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा। खैर ये तो खुदा की करनी है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनके 50-50 साल के भी जो औरतें होती हैं, 50-50 साल के भी उनके बच्चे हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें कोई भी डाउन सिंड्रोम का पेशेंट नहीं होता। तो ये सब खुदा की मर्ज़ी होती है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। अल्लाह ताला जिसको चाहे वो 50 साल की उम्र में भी बिल्कुल सही बच्चे दे देता है, और जिसको चाहे तो वो कर देता है। ये कुछ गुनाह भी होते हैं इंसान के, खैर मैं इतना डीप नहीं चाहूँगा, हम लोग यहाँ तक ही रहते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका जो है डाउन सिंड्रोम का जो है क्वेश्चन है वो जाकर ख़त्म होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर स्टॉप कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि अब वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो हाँ, यहाँ पर जाकर मैं जो लेक्चर है उसको वाइंड अप करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से जितने भी सवालात हमने किए हैं अच्छे समझ आई होगी। देखें, जब तक मेरी हिम्मत होती है ना कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ तो मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ, और जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं मज़ीद अच्छे से नहीं समझा सकता, अब जो उसमें कैपेसिटी है या मेरी स्ट्रेटजी जो है वो डाउन हो रही है, तो वहाँ पर मैं लेक्चर को एंड कर देता हूँ। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है ऐसा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक सवाल, भले वो छोटा से छोटा हो सवाल या बड़े से बड़ा हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक एक सवाल अच्छे से समझाऊँ कि अगर आपको समझते ही वो सवाल जो है वो उंगलियों पर रट जाए। तो मेरा यही एक गोल है कि अच्छे से आपको समझाऊं। तो यहाँ तक हमने किया डाउन सिंड्रोम तक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, आपका सपोर्ट होगा तो ही मैं ऐसे ये सीरीज़ स्टार्ट करता रहूँगा, वरना अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं डीमोटिवेट होकर यूट्यूब को बिल्कुल शट डाउन कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपके टीचर आपके साथ बने रहें तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि डेली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। उसमें भी बहुत सारे सवालात इंपॉर्टेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल एकेडमी।